आज हम बात करने वाले हैं योर ओवर थिंकिंग इट बाय सबरीना अलेक्सिस बुक के बारे में। शाम के 7 बजे का समय था। नेहा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में चाय का कप और सामने मेज पर रखी एक किताब। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। नेहा का दिल अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे कुछ खो गया हो या शायद कभी मिला ही नहीं। वो अक्सर सोचती थी कि वो इतनी अच्छी है, फिर भी उसकी जिंदगी में वो कनेक्शन क्यों नहीं आता जो उसकी सोल को पूरा कर सके। आज उसकी दोस्त समीरा ने उसे एक किताब दी थी, योर ओवर थिंकिंग इट, फाइंडिंग लाइफ लॉन्ग लव बाय बीइंग योर ट्रू सेल्फ। समीरा हमेशा कहती थी, नेहा तुम न खुद को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर देती हो, रिलैक्स करो और खुद को कुछ समझो, शायद ये किताब तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। नेहा ने किताब को अनमने ढंग से उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये किताब वाकई उसे कुछ सिखा पाएगी। पहले पन्ने पर लिखा था, एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ। नेहा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ सही, जैसे ये इतनी आसान बात है। लेकिन फिर उसने चाय का एक घूंट लिया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, द फाउंडेशन ऑफ फाइंडिंग लास्टिंग लव लाइज इन बीइंग ऑथेंटिक। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द की टू बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स। नेहा पढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक हलचल होने लगी थी। वो सोचने लगी कि क्या वो वाकई अपने आप को जानती है, क्या वो सच में खुद से खुश है, या फिर वो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करती रही है। कुछ लाइनें और पढ़ने के बाद उसे अपने कॉलेज के दिन याद आने लगे। उसे हमेशा लगता था कि उसे परफेक्ट दिखना चाहिए, सही कपड़े, सही मेकअप और यहां तक कि सही शब्द। उसने कभी खुद से ये नहीं पूछा था कि सही का मतलब क्या होता है। वो दूसरों के नजरिए से अपना मूल्यांकन करती रही। कॉलेज में लड़कों से बातें करना भी उसके लिए एक प्लान की तरह था, जैसे हर बात को स्ट्रेटेजिकली कहना कि सामने वाला इम्प्रेस्ड हो जाए। लेकिन इस चक्कर में वो खुद की ऑथेंटिसिटी कहीं खो बैठी थी। नेहा ने किताब में पढ़ा, व्हेन यू आर जेन्युइन यू अट्रैक्ट पार्टनर्स हु लव यू फॉर हु यू ट्रूली आर। ये लाइन उसे एकदम सच लगी, लेकिन एकदम असंभव भी। उसने सोचा, अगर मैं पूरी तरह से अपनी वियर्डनेस दिखा दूं तो कोई मुझे पसंद क्यों करेगा। उसे याद आया कि कैसे वो कॉलेज में किसी लड़के से मिलने से पहले गूगल करती थी, हाउ टू टॉक टू गाइज, टॉपिक्स टू इम्प्रेस मैन और जाने क्या क्या। लेकिन इन सब के बावजूद उसे कभी वो कनेक्शन नहीं मिला जो वो ढूंढ रही थी। वो हमेशा लगता था कि वो कोई रोल प्ले कर रही है, जैसे एक कैरेक्टर बनना जो वो असल में नहीं है। और यही कैरेक्टर लोग पसंद करते थे, लेकिन वो कैरेक्टर नेहा नहीं थी। किताब ने उसे धीरे धीरे एक आईना दिखाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि शायद उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि उसने कभी अपनी असली सेल्फ को दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। वो हमेशा सोचती थी कि अगर उसने अपनी वल्नरेबिलिटीज दिखाई तो लोग उसे जज करेंगे। लेकिन सच तो ये था कि उसने खुद को ही सबसे ज्यादा जज किया था। उसने किताब का एक पैराग्राफ जोर से पढ़ा, When you truly embrace who you are, you create a magnetic energy. People are drawn to your authenticity, not your perfection. नेहा मुस्कुराई। वो सोचने लगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। क्या अगर उसने अपना फनी साइड, अपने ऑकवर्ड मोमेंट्स और अपनी डीप फीलिंग्स दिखाई तो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। उसने अपने कॉलेज के एक किस्से को याद किया। एक बार उसने अपने क्रश आदित्य से बातें करने की कोशिश की थी। आदित्य उस समय क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का था। नेहा ने कई दिनों तक प्रैक्टिस की थी कि वो उससे कैसे बात करेगी, लेकिन जब उसने उससे बात की तो सब स्क्रिप्टेड लगा। नेहा ने आदित्य को इम्प्रेस कर लिया था, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं थी। उसे हमेशा लगता रहा कि आदित्य ने उस नेहा को पसंद किया था जो उसने दिखाया था, न कि जो वो असल में थी। नेहा ने किताब में आगे पढ़ा, इट्स ओके टू बी वल्नरेबल. Being real means accepting your flaws and celebrating them. That's what makes you unique. उसने सोचा, कितनी आयरॉनिक बात है, मैं खुद को यूनिक कहती हूँ, लेकिन हमेशा दूसरों जैसा बनने की कोशिश करती हूँ। उस दिन नेहा ने एक फैसला किया। उसने ठान लिया कि वो अब खुद को एक्सप्लोर करेगी। वो जानना चाहती थी कि असली नेहा कौन है। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, डियर सेल्फ, आज मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, मैं अब तुझे जज नहीं करूंगी। मैं तुझे एक्सप्लोर करूंगी, तुझे समझूंगी और तुझसे प्यार करूंगी। क्योंकि जब तक मैं खुद से प्यार नहीं कर सकती, मैं किसी और से कैसे उम्मीद कर सकती हूँ
कि वो मुझसे प्यार करे? नेहा ने डायरी बंद की और किताब फिर से उठाई। वो जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। किताब का पहला लेसन तो समझ आ गया था, लेकिन उसे पता था कि इस जर्नी में और भी कई चीजें सीखने को मिलेंगी। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया और खिड़की के बाहर देखा। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब उसके मन में जो हलचल थी वो डराने वाली नहीं बल्कि एक्साइटिंग थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेट्स डू दिस नेहा, टाइम टू एम्ब्रेस द रियल यू। नेहा ने अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले किताब उठाई। उसने एक नई शुरुआत का वादा खुद से किया था और अब वो जानती थी कि इसे निभाना है। उसने किताब का अगला चैप्टर खोला, जिसका शीर्षक था ओवरकमिंग ओवरथिंकिंग। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि यह चैप्टर शायद उसी के लिए लिखा गया था। नेहा का दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर मैंने ये किया तो क्या होगा? अगर उसने ऐसा सोच लिया तो क्या मैं सही कर रही हूं? ये सारे सवाल उसके दिमाग में बिना रुके चलते रहते थे। उसने किताब में पढ़ा, ओवरथिंकिंग किल्स कनेक्शंस, इट बिल्ड्स वॉल्स where there should be bridges। ये लाइन उसके दिल पर सीधी चोट कर गई। नेहा को याद आया कि कैसे उसकी ओवरथिंकिंग ने उसकी जिंदगी के छोटे छोटे पल खराब कर दिए थे। पिछले महीने ही उसकी दोस्त समीरा ने उसे एक पार्टी में बुलाया था। पार्टी में उसका एक पुराना दोस्त रोहन भी आने वाला था। नेहा और रोहन ने एक दूसरे को कॉलेज के बाद से नहीं देखा था, लेकिन वो सीक्रेटली चाहती थी कि रोहन उसे नोटिस करे। पार्टी से एक रात पहले ही नेहा ने सोचना शुरू कर दिया था, क्या मैं इसे पहनूं या वो? क्या मुझे उससे कैजुअली बात करनी चाहिए या कुछ मिस्टीरियस बनना चाहिए? क्या मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखूंगी अगर मैं उससे पहली बार मिलते ही बात कर लूं? उसने इतनी प्लानिंग कर ली थी कि पार्टी के दिन तक वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड महसूस कर रही थी। पार्टी में जब रोहन आया तो नेहा ने पहले तो उससे अवॉइड किया। वो सोच रही थी कि अगर मैं बात करूं और ऑकवर्ड हो जाऊं तो। और जब आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई तब तक रोहन दूसरे लोगों के साथ बिजी हो गया था। नेहा के पास बस एक रिग्रेट रह गया था कि उसने अननेसेसरीली इतना सोचा और एक्शन लेने से पहले ही हार मान ली। किताब में आगे लिखा था, ओवर थिंकिंग ऑफ्टन स्टेम्स फ्रॉम फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ द अननोन। बट द ट्रूथ इज, ओवर थिंकिंग डजंट प्रिवेंट फेलियर, इट प्रिवेंट्स सक्सेस। नेहा ने किताब बंद की और खिड़की के पास बैठ गई। वो सोचने लगी कि उसके डर कितने बेवजह थे। वो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देती थी कि असली खुशी कहीं खो जाती थी। उसने फिर से किताब खोली और पढ़ा, When you catch yourself overthinking, ask yourself, what am I afraid of? Often the answer will reveal that your fear is just an illusion. नेहा ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, ठीक है नेहा, अब से जब भी मैं ओवरथिंक करूं, मैं ये सवाल खुद से पूछूंगी। उसे याद आया कि एक बार ऑफिस में उसका बॉस उससे कुछ नाराज हो गया था। वो पूरे दिन सोचती रही कि उसने ऐसा क्या गलत किया। शायद मैंने मेल सही से नहीं लिखा, शायद मेरी प्रेजेंटेशन खराब थी, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। ये सब सोचते सोचते उसने रात तक एक पूरी कहानी बना ली थी। लेकिन अगले दिन बॉस ने कैजुअली कहा, सॉरी, कल मूड खराब था, तुम्हारा काम अच्छा था। नेहा को समझ में आया कि उसका डर अक्सर इमेजिनरी होता था और ये डर उसे अननेसेसरी चिंता में डाल देता था। किताब में आगे एक तरीका बताया गया था, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम एनालाइजिंग टू एक्टिंग। इसका मतलब था कि जब भी आप ओवर थिंकिंग में फंसें तो खुद से यह सवाल करें, इस पर मैं क्या एक्शन ले सकता हूं? नेहा ने सोचा कि इसे वो अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकती है। उसने एक नई आदत बनाने का फैसला किया। उसने एक नोटबुक ली और उस पर लिखा, ओवर थिंकिंग जर्नल। उसने सोचा कि जब भी उसका दिमाग बेवजह उलझने लगेगा, वो अपने विचारों को इस डायरी में लिखेगी और हर बार वो खुद से पूछेगी, इस सोच का हल क्या है? उसने अपनी डायरी में पहला किस्सा लिखा, रोहन की पार्टी वाली कहानी। उसने नीचे लिखा, एक्शन, अगली बार जब मैं किसी से मिलूं तो मैं बिना सोचे बस उससे बात करूंगी। नेहा को किताब की एक और लाइन याद आई,
परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप। ये सुनकर उसे लगा कि वो हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करती रही, लेकिन शायद असली जिंदगी में ऐसा कोई मोमेंट होता ही नहीं। कुछ दिन बाद नेहा ने अपनी नई आदत को टेस्ट करने का फैसला किया। उसकी ऑफिस की टीम के साथ एक कैजुअल डिनर प्लान हुआ था। वहां एक नया कॉलीग सिद्धांत भी आने वाला था, जिसके बारे में उसने सुना था कि वो काफी फ्रेंडली और इंटरेस्टिंग है। डिनर पर जाने से पहले नेहा का दिमाग फिर से चालू हो गया। क्या मैं उसे इंप्रेस कर पाऊंगी? अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो? लेकिन इस बार उसने अपनी डायरी निकाली और अपने विचारों को लिखा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं डर रही हूं? और जवाब मिला, हां, लेकिन ये डर मेरे दिमाग का बनाया हुआ है। उसने एक्शन प्लान लिखा, बस कैजुअल रहना है और बात शुरू करनी है। डिनर पर नेहा ने कॉन्शियसली खुद को काम रखा। उसने सिद्धांत से कैजुअली बात शुरू की और पहली बार उसने खुद को जज नहीं किया। उसने अपनी ऑकवर्ड जोक्स भी की और एक दो बार तो उसके हाथ से पानी भी गिर गया, लेकिन वो हंसी और बातचीत जारी रखी। जब डिनर खत्म हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ अलग किया था। उसने खुद को अननेसेसरी चिंता में फंसने नहीं दिया। घर आकर नेहा ने डायरी में लिखा, सक्सेस, मैंने पहली बार अपनी ओवरथिंकिंग को रोककर एक्शन लिया। नेहा को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वो छोटी छोटी विक्ट्रीज का जश्न मनाने लगी। किताब ने उसे एक और बात सिखाई थी, ओवरथिंकिंग डजंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, एक्शन डज। एक दिन वो ऑफिस से घर आ रही थी। रास्ते में उसने खुद से कहा, नेहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी सीखना बाकी है। उसने किताब को बैग से निकाला और अगला लेसन पढ़ने के लिए खोल लिया। अब वो खुद को और भी बेहतर समझने के लिए तैयार थी। नेहा ने अपने लिए चाय बनाई और अपनी पसंदीदा जगह खिड़की के पास बैठ गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और उसने सोचा कि आज वो किताब का अगला चैप्टर पढ़ेगी। पिछले 2 लेसन्स ने उसे इतना कुछ सिखाया था कि अब वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट। उसने किताब का अगला पन्ना खोला जहां लिखा था, रिकॉग्नाइजिंग रेड फ्लैग्स। पढ़ते ही नेहा के दिमाग में हलचल मच गई। रेड फ्लैग्स? उसने खुद से कहा। उसे तुरंत ही अपनी पिछली रिलेशनशिप याद आई। उसने हमेशा सोचा था कि उसकी रिलेशनशिप क्यों नहीं चली, लेकिन उसने कभी गहराई से इसके बारे में सोचा नहीं था। शायद इस चैप्टर से उसे कुछ जवाब मिल सकते थे। लेखिका ने लिखा था, समटाइम्स वी ओवरलुक रेड फ्लैग्स बिकॉज वी वॉन्ट टू बिलीव इन द पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन और अ रिलेशनशिप, बट इग्नोरिंग दीज साइंस कैन लीड टू इमोशनल डैमेज। नेहा को याद आया कि उसकी पिछली रिलेशनशिप में आर्यन के साथ क्या हुआ था। आर्यन शुरू में बहुत चार्मिंग था। उसकी बातें, उसका अटेंशन और उसका नेहा के लिए केयर करना सब कुछ परफेक्ट लगा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगी थी। आर्यन हर छोटी छोटी बात पर नेहा को टोकता था। तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या तुम्हारे दोस्तों के साथ इतना समय बिताना ठीक नहीं है। शुरुआत में नेहा को लगा कि ये सब आर्यन की केयर दिखाने का तरीका है, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि ये केयर नहीं बल्कि कंट्रोल था। नेहा ने किताब में पढ़ा, रेड फ्लैग्स आर नॉट ऑलवेज ऑब्वियस, समटाइम्स दे कम डिस्गाइज्ड एज कंसर्न और अफेक्शन, बट इफ समवन ट्राइज टू कंट्रोल योर चॉइसेस और आइसोलेट यू फ्रॉम अदर्स, इट्स अ वार्निंग साइन। उसने गहरी सांस ली और सोचा, काश मैंने ये पहले समझा होता। उसे याद आया कि कैसे आर्यन ने धीरे धीरे उसकी हर आदत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। वो कौन से दोस्तों से मिल सकती है, किससे बात कर सकती है, यहां तक कि किस रंग के कपड़े पहन सकती है। सब कुछ आर्यन के हिसाब से तय होने लगा था। नेहा ने किताब में आगे पढ़ा, स्वस्थ संबंधों की नींव विश्वास और सम्मान पर होती है। इफ समवन डिसरिस्पेक्ट्स योर बाउंड्रीज और ट्राइज टू कंट्रोल यू, इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज इट एज अ रेड फ्लैग। नेहा ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, लेसन 1, नियंत्रण को देखा जाता है सेवा के रूप में, नियंत्रण अभी भी नियंत्रण है। उसने खुद से वादा किया कि अब से वो किसी के भी ऐसे बर्ताव को नजरअंदाज नहीं करेगी। किताब में अगले पैराग्राफ में लिखा था कि कभी कभी रेड फ्लैग्स सिर्फ एक्शंस में नहीं बल्कि पैटर्न्स में भी छिपे होते हैं। जैसे अगर कोई बार बार वादे तोड़े, आपकी फीलिंग्स को डिसमिस करे या आपको गिल्ट ट्रिप करे,
तो ये भी अनहेल्थी बिहेवियर का संकेत है। नेहा को याद आया कि आर्यन हर बार लेट आता था। वो वादा करता था कि इस बार वो समय पर आएगा, लेकिन फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज बना देता था। जब नेहा इस पर कुछ कहती तो आर्यन उसे उल्टा ही दोषी ठहरा देता। तुम हमेशा इतनी डिमांडिंग क्यों हो? मुझे भी तो अपनी लाइफ मैनेज करनी है, वो कहता। नेहा को तब लगता था कि शायद वो ही ज्यादा सोच रही है, लेकिन अब किताब पढ़ते पढ़ते उसे समझ आ रहा था कि ये एक रेड फ्लैग था। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी, अ हेल्थी रिलेशनशिप शुड मेक यू फील सिक्योर, नॉट एंग्शियस। इफ समवन्स बिहेवियर कॉन्स्टेंटली मेक्स यू डाउट योरसेल्फ और फील अनवर्दी, इट्स अ साइन टू री-इवैल्यूएट द रिलेशनशिप। नेहा को अपनी एंग्जाइटी के दिन याद आ गए। कैसे वो हर छोटी बात पर सोचती रहती थी कि क्या वो आर्यन के लिए काफी अच्छी है। उसने अपने आप को इतना बदल लिया था कि वो खुद को पहचान ही नहीं पाती थी। आर्यन को खुश रखने के चक्कर में वो अपनी सारी हॉबीज और इंटरेस्ट्स भूल गई थी। नेहा ने एक और लाइन पढ़ी, इट्स नॉट योर जॉब टू फिक्स समवन एल्सेस इश्यूज और मेक देम अ बेटर पर्सन। यू कैन सपोर्ट देम बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन वेल बीइंग। उसने फिर से अपनी डायरी निकाली और लिखा, लेसन 2, ये ठीक है कि किसी का समर्थन करें, लेकिन अपने आप को खोने के लिए नहीं। नेहा ने खुद से वादा किया कि अब वो कभी अपनी पहचान किसी के लिए नहीं खोएगी। किताब में आगे लिखा था कि रेड फ्लैग्स को पहचानने के लिए आपको अपनी इमोशनल नीड्स और बाउंड्रीज को समझना होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी इमोशनल नीड्स कंसिस्टेंटली अनमेट हो रही हैं, तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। नेहा को याद आया कि कैसे वो आर्यन से सिर्फ एक सिंपल चीज चाहती थी, रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट। लेकिन हर बार जब वो अपने दिल की बात कहती, आर्यन उसे ड्रामेटाइज करार देता। तुम हर बात को इतना बड़ा बना देती हो, नॉर्मल रहो, वो कहता। अब नेहा को एहसास हो रहा था कि उसकी इमोशनल नीड्स वैलिड थीं। उसने कभी खुद को गलत समझा, लेकिन असल में दिक्कत आर्यन की सोच में थी। किताब में आखिरी में लिखा था, recognizing red flags isn't about blaming others, it's about protecting your peace and ensuring your well-being। नेहा ने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, लेसन 3, मेरी शांति और स्वास्थ्य पहले आते हैं। उस रात नेहा ने किताब बंद की और खुद से कहा, अब से मैं अपनी इमोशनल नीड्स को प्रायोरिटी दूंगी, और अगर किसी की वजह से मुझे डाउट हो तो मैं उस पर एक्शन जरूर लूंगी। उसने खिड़की से बाहर देखा। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। नेहा को ऐसा लगा जैसे वो धीरे धीरे खुद को वापस पा रही थी। उसने किताब को मेज पर रखा और मन ही मन सोचा, यह सिर्फ एक और कदम है, और भी सीखना बाकी है। नेहा ने उस रात किताब का 4था चैप्टर खोलते हुए सोचा, अब तक मैंने खुद को समझने और दूसरों को पहचानने के कई तरीके सीखे हैं, लेकिन क्या मैं खुद को सच में उतनी ही इज्जत देती हूं जितनी मैं दूसरों से चाहती हूं? चैप्टर का नाम था सेल्फ वर्थ को बढ़ावा देना, और पहले ही पैराग्राफ में लिखा था, आपको उम्मीद नहीं हो सकती है कि दूसरे लोग आपकी कीमत देंगे अगर आप खुद को कीमती नहीं मानते। नेहा ने ये लाइन दोबारा पढ़ी। उसे लगा जैसे ये सीधा उसके लिए लिखा गया था। उसने हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगा था। कॉलेज में उसे लगता था कि अगर किसी ने उसकी तारीफ की तो वो काफी अच्छी है। ऑफिस में उसे तब तक संतुष्टि नहीं होती थी जब तक उसका बॉस उसे ओपनली अप्रिशिएट न करे। यहां तक कि रिश्तों में भी वो तब तक खुश नहीं होती थी जब तक उसका पार्टनर उसे विशेष महसूस न करवाए। किताब ने उसे याद दिलाया, आत्मसम्मान ये नहीं है कि दूसरे लोग आपको क्या सोचते हैं, यह है कि आप खुद को क्या सोचते हैं। नेहा को अपनी जिंदगी के कई पल याद आने लगे। उसे वो समय याद आया जब उसने अपनी एक पेंटिंग बनाई थी। उसे खुद पर गर्व था, लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्तों को वो पेंटिंग दिखाई और किसी ने कहा, इट्स ओके बट इट कुड हैव बीन बेटर, उसने खुद को डाउट करना शुरू कर दिया। उसने तुरंत सोचा, शायद मैं उतनी अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। नेहा ने किताब में पढ़ा, इफ योर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन you'll always feel inadequate. Real confidence comes from recognizing your unique abilities and embracing them, regardless of others' opinions. उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैंने अपनी पहचान दूसरों की नजरों में देखनी बंद करनी है। किताब के अगले हिस्से में एक एक्सरसाइज थी, लिस्ट डाउन 5 things you truly love about yourself. नेहा कुछ देर के लिए रुकी। यह आसान नहीं था।
वो खुद से प्यार करती थी, लेकिन शायद कभी उसने इसे ओपनली स्वीकार नहीं किया था। उसने सोचना शुरू किया। 1. मुझे अपनी काइंडनेस पसंद है। 2. मुझे अपनी क्रिएटिविटी पर गर्व है, चाहे वो मेरी पेंटिंग्स हों या मेरे आइडियाज। 3. मैं मुश्किल समय में भी दूसरों के लिए खड़ी रहती हूं। 4. मुझे अपनी क्यूरियोसिटी पसंद है, जो मुझे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती है। 5. मैंने अपनी जिंदगी में जो भी सीखा है उसे दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करती हूं। नेहा ने जब ये लिस्ट बनाई तो उसे लगा जैसे उसने अपने अंदर के उस हिस्से को पहली बार गले लगाया हो जिसे वो अक्सर नजरअंदाज करती थी। किताब में आगे लिखा था, सेल्फ वर्थ इजंट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर एंड नोइंग यूर डिजर्विंग ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट जस्ट एज यू आर। नेहा को याद आया कि कैसे वो हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करती थी, चाहे वो उसकी लुक्स हों, उसका काम या उसकी आदतें। वो हर चीज में फ्लॉलेसनेस ढूंढती थी, और जब भी वो खुद को उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचा पाती, वो खुद को कम आंकने लगती। उसे याद आया कि एक बार उसने एक बड़ी प्रेजेंटेशन दी थी। उसने महीनों तक मेहनत की थी, लेकिन जब उसका बॉस सिर्फ एक छोटी सी कमी पर ध्यान देने लगा तो नेहा पूरी प्रेजेंटेशन को लेकर निराश हो गई। उसने अपनी मेहनत को भूलकर सिर्फ उस क्रिटिसिज्म पर फोकस किया। किताब ने उसे एक सवाल से रूबरू करवाया, Why do you let one flaw define your entire self-worth? नेहा को लगा जैसे ये सवाल उसके अंदर गूंज रहा हो। उसने खुद से कहा, मैंने हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान दिया है, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना भूल गई। उसने अगले हिस्से में पढ़ा, Celebrate your wins, no matter how small. Each step forward is proof of your strength and resilience. नेहा ने अपनी डायरी में एक नई लिस्ट बनाई। पिछले 1 साल में मेरी जीतें। 1. मैंने अपनी एंग्जाइटी को काबू करना सीखा। 2. मैंने एक नई लैंग्वेज सीखना शुरू किया। 3. मैंने अपनी पहली सोलो ट्रिप प्लान की और कंप्लीट की। 4. मैंने खुद के लिए बाउंड्रीज बनानी शुरू की। 5. मैंने अपनी क्रिएटिविटी को फिर से एक्सप्लोर करना शुरू किया। इस लिस्ट को देखकर नेहा को पहली बार लगा कि वो कितनी स्ट्रांग और कैपेबल है। उसने महसूस किया कि उसकी वर्थ उसके फेलियर्स से नहीं, बल्कि उसके एफर्ट्स और अचीवमेंट्स से परिभाषित होती है। किताब में आगे लिखा था, When you value yourself, you attract people who value you too. Healthy relationships are built when both partners have a strong sense of self-worth. नेहा को याद आया कि कैसे उसने पहले दूसरों को प्रायोरिटी दी, लेकिन खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं माना। उसने खुद से वादा किया कि अब से वो अपने सेल्फ वर्थ को सबसे ऊपर रखेगी। किताब के आखिरी हिस्से में लिखा था, रिपीट दिस एफर्मेशन डेली, आई एम वर्दी ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, आई डोंट नीड टू प्रूव माई वर्थ टू एनीवन। नेहा ने ये एफर्मेशन लिखकर अपने ड्रेसिंग टेबल पर लगा दिया। उसने सोचा, हर सुबह जब मैं खुद को आईने में देखूंगी, मैं इसे जोर से कहूंगी। उस रात नेहा ने किताब बंद की। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी और नेहा को लगा जैसे वो खुद से एक नई शुरुआत कर रही हो। उसने खुद से कहा, मैंने अब तक काफी कुछ सीखा है, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसने किताब को मेज पर रखा और एक लंबी सांस ली। नेहा को पहली बार लगा कि वो खुद को सच में प्यार कर सकती है। नेहा ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने के लिए खोलते हुए मन ही मन सोचा, हर लेसन मुझे मेरे बारे में कुछ और सिखा रहा है। पता नहीं ये नया चैप्टर मुझे क्या दिखाएगा। उसने पन्ना पलटा और टाइटल पढ़ा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस। पढ़ते ही उसने खुद से कहा, यह मेरे लिए कितना जरूरी हो सकता है। नेहा को अपने पिछले अनुभव याद आए, जब उसका दिमाग या तो पुराने रिग्रेट में अटका होता था या फिर किसी अनिश्चित भविष्य की चिंता में। पहले ही पैराग्राफ में लिखा था, माइंडफुलनेस मीन्स बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज इट इज without judgment or distraction. When you're mindful, you respond to situations with clarity rather than reacting out of fear or habit. नेहा ने इसे 2 बार पढ़ा। उसे याद आया कि कैसे वो हमेशा अपने विचारों के जाल में उलझी रहती थी। एक बार वो अपनी दोस्त समीरा के साथ एक ट्रिप पर गई थी। जगह बेहद खूबसूरत थी, हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और एक शांत झील।
लेकिन नेहा का दिमाग पूरी ट्रिप के दौरान उलझा रहा। ऑफिस का प्रोजेक्ट कैसे खत्म होगा, अगर घर में कुछ गड़बड़ हो गई तो? ये सोचते सोचते उसने उस पल का आनंद ही नहीं लिया। किताब में आगे लिखा था, When you dwell on the past or obsess over the future, you miss the beauty of the present. Mindfulness allows you to truly live in the moment. नेहा को समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या यही थी। वो हमेशा या तो पछतावे में रहती थी या किसी अनजाने डर में। उसने किताब में एक और लाइन पढ़ी, Your mind is like a room. If it's cluttered with unnecessary thoughts, there's no space for peace or joy. नेहा ने तुरंत अपनी डायरी निकाली और लिखा, लेसन 1, मैं अपने दिमाग को साफ और हल्का रखना चाहती हूं ताकि मैं हर पल को जी सकूं। किताब में आगे लिखा था, माइंडफुलनेस isn't about stopping your thoughts. It's about observing them without getting attached. When you notice a thought, acknowledge it, but don't let it control you. नेहा ने इसे एक नई नजर से देखा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकती हूं बिना उन्हें पकड़ने की कोशिश की? उसे याद आया कि जब भी उसका मूड खराब होता, वो अपने दिमाग में वही बातें बार बार दोहराती थी। लेकिन अब उसे एक नई तकनीक मिली थी। किताब ने एक सरल अभ्यास बताया, क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ. इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली. इफ अ थॉट अराइजेस, सिंपली नोटिस इट एंड ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू योर ब्रेथ. नेहा ने तुरंत इसे आजमाने का सोचा. उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया. पहले कुछ सेकंड तो शांत रहे, लेकिन फिर उसका दिमाग भागने लगा. क्या मैं सही तरीके से कर रही हूं? अगर यह काम ना किया तो? लेकिन उसने किताब की सलाह मानी और इन विचारों को सिर्फ नोटिस किया. उसने बिना कोई जजमेंट किए अपनी सांसों पर वापस ध्यान दिया. कुछ मिनट बाद उसे अपने भीतर एक हल्की सी शांति महसूस हुई. नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, लेसन 2, मैं अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगी, बस उन्हें ऑब्जर्व करूंगी. किताब में अगले हिस्से में लिखा था कि माइंडफुलनेस सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है. When you're mindful in a relationship, you truly listen to your partner. You're present for them without letting your own worries or assumptions interfere. नेहा को याद आया कि कैसे उसकी पिछली रिलेशनशिप में वो अक्सर आर्यन से बात करते हुए भी अपने दिमाग में उलझी रहती थी. जब आर्यन कुछ कहता तो वो सुनने के बजाय सोचती रहती कि उसे क्या जवाब देना है. उसे एहसास हुआ कि उसने कभी सच में उसे सुनने की कोशिश ही नहीं की. किताब ने उसे एक और अभ्यास बताया. The next time someone speaks to you, focus entirely on their words. Don't think about your response. Just listen with an open heart and mind. नेहा ने इसे अपने दोस्तों के साथ आजमाने का फैसला किया. अगली बार जब उसकी दोस्त समीरा ने उससे अपनी दिक्कतों के बारे में बात की, तो नेहा ने खुद को पूरी तरह प्रेजेंट रखा. उसने सिर्फ सुना, बिना कोई सलाह दिए. पहली बार समीरा ने कहा, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है. नेहा को यह सुनकर सुकून मिला. किताब में आगे लिखा था, माइंडफुलनेस हेल्प्स यू कनेक्ट डीपली विद अदर्स बिकॉज इट शोज दैट यू वैल्यू देयर प्रेजेंस एंड वर्ड्स. नेहा ने खुद से वादा किया कि अब से वो हर बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहेगी. किताब के अगले हिस्से में इमोशनल रेजिलियंस के बारे में बात की गई थी. माइंडफुलनेस स्ट्रेंथन्स योर एबिलिटी टू हैंडल इमोशंस. Instead of being overwhelmed by anger or sadness, you can observe these feelings and let them pass. नेहा को याद आया कि कैसे छोटी छोटी चीजों पर वो जल्दी गुस्सा या दुखी हो जाती थी. एक बार ऑफिस में उसका सहकर्मी उसकी मदद करने के बजाय उसकी गलती पर जोर देने लगा. नेहा को इतनी परेशानी हुई कि वो रोने लगी. लेकिन अब उसे समझ आया कि अगर वो माइंडफुल होती तो वो अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से संभाल सकती थी. किताब ने एक और तकनीक सिखाई. When you feel overwhelmed by an emotion, pause and name it. Say, I'm feeling angry or I'm feeling sad. This simple act creates a space between you and the emotion, making it easier to handle. नेहा ने इसे आजमाने का फैसला किया. अगली बार जब उसे गुस्सा आया, उसने रुक कर कहा, मैं गुस्से में हूं. उसने इसे बस ऑब्जर्व किया, बिना रिएक्ट किए. धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा. उसे लगा जैसे उसने अपने इमोशंस पर एक नई पकड़ पा ली हो. उसने अपनी डायरी में लिखा,
लेसन 3, मेरे इमोशंस मुझे डिफाइन नहीं करते, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ बिना उनसे ओवरवेल्म्ड हुए। किताब के अंत में लिखा था, माइंडफुलनेस इजंट अ वन टाइम प्रैक्टिस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर पीस एंड क्लैरिटी यूल फाइंड विद इन योर सेल्फ। नेहा ने किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखा। वो सोचने लगी कि कैसे माइंडफुलनेस ने उसके दिमाग में हलचल को कुछ कम कर दिया है। उसने खुद से कहा, मैं हर दिन कुछ माइंडफुल बनने की कोशिश करूंगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इसे सीख। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, माइंडफुलनेस मेरे लिए एक नई शुरुआत है। ये मुझे मेरे अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से निकालकर आज के पल में जीना सिखा रहा है। उसने किताब को मेज पर रखा और एक गहरी सांस ली। नेहा को महसूस हुआ कि उसने फिर से एक नया सबक सीखा है और यह सफर अब भी जारी है। नेहा ने किताब के अंतिम पन्ने की ओर बढ़ते हुए गहरी सांस ली। हर चैप्टर ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था। उसने अपनी डायरी के पिछले पन्नों को पलटकर देखा। एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ, ओवरकमिंग ओवरथिंकिंग, रिकॉग्नाइजिंग रेड फ्लैग्स, कल्टिवेटिंग सेल्फ वर्थ और द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस जैसे पाठों ने उसकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन वो जानती थी कि किताब का यह सफर अब खत्म होने वाला है और इसके साथ ही एक नई शुरुआत उसका इंतजार कर रही थी। किताब के आखिरी चैप्टर का शीर्षक था लिविंग ऑथेंटिकली एंड एम्ब्रेसिंग लव। पहला पैराग्राफ पढ़ते ही नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, ज्यादा सोचने से छुटकारा पाते हैं, ये तय करते हैं कि आपके लिए क्या सही है और माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो आप वास्तविक प्यार के लिए स्थान बनाते हैं, दोनों खुद के लिए और दूसरों के लिए। नेहा ने खुद से कहा, शायद यही तो मैं सीखना चाहती थी। आगे लिखा था, प्यार को पूरा होने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ वास्तविक होने की जरूरत है। एंड रियल लव बिगिंस व्हेन यू आर ट्रू टू योरसेल्फ एंड ओपन टू अदर्स। नेहा को याद आया कि कैसे उसने हर रिश्ते में परफेक्शन की तलाश की थी। वो चाहती थी कि उसका पार्टनर हमेशा उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि क्या वो भी रिश्ते में उतनी ही ऑथेंटिक और ओपन थी। उसने किताब में पढ़ा, ऑथेंटिक लव isn't about finding someone perfect. It's about growing together, understanding each other's imperfections and still choosing to be there. नेहा को आर्यन के साथ अपनी पिछली रिलेशनशिप की याद आई। वो दोनों अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। नेहा को लगता था कि अगर आर्यन हर बार उसकी बात नहीं समझ पाता तो शायद वो उसकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता। लेकिन अब उसे समझ आया कि असली समस्या उनकी कम्युनिकेशन में थी। वो दोनों अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को छिपाते हुए बातें करते थे और यही उनकी दूरियों का कारण बना। किताब ने उसे सलाह दी, कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑथेंटिक लव। स्पीक योर ट्रूथ विद काइंडनेस एंड लिसन विद एन ओपन हार्ट। नेहा ने मन ही मन तय किया कि अगर उसे फिर कभी प्यार मिलेगा तो वो इस सलाह को जरूर अपनाएगी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं किसी भी रिश्ते में ऑनेस्टी और ओपननेस को प्राथमिकता दूंगी। किताब के आखिरी हिस्से में एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी, सच्ची प्यार नहीं सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के बारे में है, यह स्वयं को प्यार करने, अपने दोस्तों को प्यार करने, अपने परिवार को प्यार करने और जिस जीवन को आप बना रहे हैं उसे प्यार करने के बारे में है। नेहा को महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उसने अपनी माँ पापा, अपनी दोस्त समीरा और अपने छोटे भाई के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद किया। वो लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहे थे, लेकिन वो अक्सर अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण इन रिश्तों को नजरअंदाज कर देती थी। उसने किताब में पढ़ा, When you cultivate gratitude for the love you already have, you attract even more love into your life. नेहा ने अपनी डायरी में एक नई लिस्ट बनाई। मेरे जीवन के सबसे प्यारे रिश्ते। 1, मेरी माँ जो हमेशा मेरी ताकत रही है। 2, पापा जो मुझे हर बार गिरने पर संभालते हैं। 3, समीरा जो मुझे बिना जज किए सुनती है। 4, मेरा भाई जो मुझे हमेशा हंसाने की कोशिश करता है। उसने लिखा, मैं इन रिश्तों की कद्र करना सीखूंगी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, योर जर्नी डजंट एंड हियर, दिस बुक इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ विल कंटिन्यू टू चैलेंज यू, बट नाउ यू हैव द टूल्स टू नेविगेट इट
with grace and authenticity. Keep growing, keep loving and keep being true to yourself. नेहा ने किताब को बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। रात का आसमान तारों से भरा हुआ था। उसे लगा जैसे उन तारों में उसकी नई उम्मीदें झलक रही थीं। उसने अपनी डायरी को हाथ में लिया और आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने आज सीखा है कि सच्चा प्यार खुद को अपनाने और अपने जीवन के हर पल में उपस्थित रहने से शुरू होता है। मैं परफेक्शन की तलाश छोड़कर अपनी असलियत को गले लगाना चाहती हूँ। ये सफ़र यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। नेहा ने किताब को अपनी मेज पर रख दिया। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब मैं तैयार हूं अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने के लिए। उस रात नेहा ने गहरी नींद ली, ये जानते हुए कि वह अपनी असलियत और जीवन के हर छोटे बड़े पल को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।